हेलो बच्चों, नवीन दया यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल के बारे में। इससे पहले जो मेरी क्लास थी वो थी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। और सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहला कौशल होता है वो होता है प्रस्तावना कौशल। वैसे तो बहुत सारे कौशल होते हैं, जैसे कि आपका व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, शामपट कौशल, उद्दीपन कौशल, दृष्टांत कौशल, प्रश्न कौशल। तो बहुत सारे कौशल होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो होता है ना वो प्रस्तावना कौशल होता है। और मेरा ना थोड़ा गला खराब है, तो हो सकता है आपको आवाज़ साफ ना आए, तो उसके लिए सॉरी। प्रस्तावना कौशल से 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, या फिर ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसका उसकी नींव किसे माना जाता है, किस कौशल को माना जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया की नींव प्रस्तावना कौशल को ही माना जाता है। अब पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण का ये जो प्रस्तावना कौशल की परिभाषा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल है जिसको शिक्षण प्रक्रिया में छात्राध्यापक को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में छात्रों में शुरुआती प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के कौशल का विकास किया जाता है। यानी कि जो हम प्रस्तावना जब हम देते हैं तो स्टार्टिंग में जो हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है, बच्चे को और छात्र को भी तैयार किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे का इससे विकास होता है। अब आगे आपका सूक्ष्म शिक्षण की मैंने पाठ योजना बनाई है प्रस्तावना कौशल की। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि प्रस्तावना कौशल पाठ योजना क्रमांक 1, हमने नंबरिंग दे दी। फिर हम यहाँ पर मैंने लिखा छात्रा अध्यापिका का नाम, यानी कि अब जो लड़की है ना वो तो लिखेगी अध्यापिका का नाम, और जो लड़का होगा ना वो लिखेगा छात्रा अध्यापक, और लड़की होगी वो लिखेगी छात्रा अध्यापिका। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। फिर कक्षा, यानी कि मैंने ये 7th क्लास से टॉपिक उठाया, आप 8th क्लास से भी उठा सकते हो। फिर आ गया आपका विषय भूगोल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं तो हिंदी की वीडियो बनाती हूँ और आप तो सामाजिक विज्ञान का करवा रहे हो प्रस्तावना कौशल। तो देखो, बनाते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने सामाजिक विज्ञान का ये जो है ना प्रस्तावना कौशल बना दिया। और है ना, सभी सब्जेक्टों की एक जैसी होती है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों को ही मैं यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन फिर भी जो हिंदी वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं हिंदी की क्लास देती हूँ, उनको अगर ये लगता कि नहीं मैम हमें तो अलग से वीडियो चाहिए प्रस्तावना कौशल की, तो मैं उनके लिए अलग से भी बना दूंगी। बाकी यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। विषय हमारा भूगोल, और यहाँ पर कई बार ना जैसे अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरह से वो करवाते हैं, उप विषय भी लिखा जाता है। जैसे उप विषय में तो आपका भूगोल आ जाएगा और विषय में आ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान, इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर दिनांक, यानी कि जिस डेट को आप बना रहे हो वो अपने डेट डालनी होगी। समय इसमें 5 से 7 मिनट होता है। कौशल का नाम क्या है, तो कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। प्रकरण हमारा क्या है, नदी, क्योंकि भूगोल का जो 7th क्लास से मैंने चैप्टर उठाया वो नदी, हम नदी के बारे में प्रस्तावना कौशल बना रहे हैं। अब हिंदी के जो बच्चे, मैंने उनको बताया था वो विषय में जो भूगोल है ना, इसकी जगह पे लिख सकते हो आप। जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी लिख देंगे और अपना टॉपिक को यहाँ पर कबीरदास लिख देंगे। जैसे हिंदी वाले बच्चे कबीरदास के बारे में प्रस्तावना कौशल दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर नदी की जगह पे कबीरदास लिख देना। तो चीज़ एक ही है, बात एक ही है। अब आगे है ये, यहाँ पर तो क्रमांक डलेंगे आपके, यानी कि नंबरिंग होगी। और यहाँ पर शिक्षण व्यवहार, यहाँ पर छात्र व्यवहार, और यहाँ पर घटक। शिक्षण व्यवहार की जगह पे आप शिक्षक क्रियाएं भी लिख सकते हो, और छात्र व्यवहार की जगह आप छात्र क्रियाएं भी लिख सकते हो। फिर आगे प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं और पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा कि बच्चों हमारी प्यास कैसे बुझती है, किस चीज़ से बुझती है, तो बच्चों ने आंसर दिया कि पानी से। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, अगर पानी से प्यास बुझती है तो पानी कहाँ से आता है, तो बच्चों ने आंसर दिया कुओं से, नदी से, वर्षा से, भूमि से। अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। फिर थर्ड है, सबसे शुद्ध जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चों ने आंसर दिया नदी से। क्या आंसर दिया बच्चों ने, नदी से। फिर है फोर्थ है, नदी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं,
तो फिर फोर्थ जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें, ताकि जो समस्यात्मक जो क्वेश्चन होता है फिर बच्चे का आंसर भी समस्यात्मक हो, क्योंकि सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर फिर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नदी के बारे में हर चीज़ बच्चा नहीं जानता। और यहीं से फिर हम अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और घटक ये मैं आपको बाद में बताऊंगी घटक यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं आगे, आप अपने जो है ना अपनी आप जो प्रस्तावना दे रहे हो क्लास में या फिर जो पाठ योजना आप बना रहे हो उसको आकर्षित बनाने के लिए, अच्छी दिखाने के लिए आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हो नदी का, उसकी चार्ट भी बना सकते हो। और फिर आगे ये आपके घटक, यहाँ पे घटक आएगा। तो कुछ कॉलेज वाले तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे नंबरिंग करवा देते हैं, और कुछ कॉलेज वाले यहीं पे साथ में लिखवा देते हैं, जैसे लिखवा देंगे यहीं पे कि हम पूर्व ज्ञान पर आधारित हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो घटक में यहाँ पे अब आपको एक एक नंबर करके बता रही हूँ। नंबर 1, कथनों एवं प्रश्नों का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होना चाहिए। यानी कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। ये नहीं कि कोई भी हम नया क्वेश्चन उठा लाए और तक जिससे बच्चे का बिल्कुल ही जुड़ाव ना हो, जो बच्चे ने कभी सुना नहीं हो, वो टॉपिक हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे को। फिर सेकंड है, प्रश्नों एवं कथनों का पाठ व उससे संबंध होना चाहिए। यानी कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे हमने नदी का टॉपिक करवाया, नदी का पाठ करवाया, तो उससे संबंधित ही हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। नंबर 3 है, प्रश्नों एवं विचारों और कथनों की श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। यानी कि जिस शब्द पर बच्चे का उत्तर खत्म हुआ है उसी वहीं से हमारा अगला प्रश्न शुरू होना चाहिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे बच्चे का आंसर था पानी, और फिर हमारा अगला प्रश्न पानी से ही शुरू हो रहा है। और इसके लिए सॉरी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल अजीब सी आ रही है, लेकिन गला खराब है तो आवाज़ चेंज हो गई है। नंबर 4 है, कथनों और प्रश्नों की पाठ के उद्देश्य से अनुपयुक्तता होनी। अब आगे है नंबर 5 है, पाठ के अनुसार युक्तियों का प्रयोग करना। यानी कि पाठ के अनुसार हर एक चीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारे उत्तर हम जो बता रहे हैं उसी के बारे में कथन होने चाहिए, कोई भी नई युक्ति हम यहाँ पर नहीं ऐड कर सकते। नंबर 6 है, छात्र के सत्र के अनुरूप युक्तियों का प्रयोग करना। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर हम 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 7th क्लास के हिसाब से ही हमारा टॉपिक होना चाहिए, उसी के अनुसार बच्चे से क्वेश्चन पूछने चाहिए। ये नहीं कि हम टॉपिक तो 7th क्लास का उठाया और 7th क्लास के बच्चे को ही हम पढ़ा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चे से 12th क्लास का, तो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 7 है, प्रस्तावना की अवधि का समय निर्धारण करना। प्रस्तावना की अवधि का समय पहले भी बताया था कि 5 या 7 मिनट तक ही होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और आवाज़ बिल्कुल ख़राब आ रही है भी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, बट काफ़ी दिन हो गए तो वीडियो डालनी ज़रूरी थी। नंबर 8 है, अध्यापकों में उत्साह एवं सजगता। यानी कि अध्यापक में, यानी कि आप जब टीचिंग कर रहे हो, आप प्रस्तावना दे रहे हो क्लास में, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप उत्सुक होने चाहिए, आप में उत्साह होना चाहिए, आप खुश लगने चाहिए। ये नहीं कि आप नीरस होकर पढ़ा रहे हैं, आपको नींद आई हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए। सजगता यानी कि आपको ध्यानपूर्वक आपके खड़े होने का तरीका, आपके हाथों के हाव भाव क्या है, बच्चों पे भी ध्यान रखना, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती है नंबर 8 में। आगे है फिर नंबर 9 पे, छात्रों को अभिप्रेरित करने की अक्षमता। यानी कि आप जब प्रस्तावना दे रहे हो, यानी कि आप टीचिंग कर रहे हो, तो आप में वो अक्षमता होनी चाहिए, वो गुण होना चाहिए कि आप बच्चे को अभिप्रेरित कर सके। यानी कि जब बच्चा आंसर ठीक दे रहा है तो आपको ना उसको शाबाशी जरूर बोलनी चाहिए, बच्चे को जो है ना अभिप्रेरणा मिलती रहनी चाहिए, इससे बच्चा खुश होकर पढ़ता है। फिर नंबर 10 है, छात्रों का ध्यान, रुचि एवं आकर्षण का ध्यान रखना। छात्रों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनका ध्यान कहीं और तो नहीं है, बोर्ड पे टीचिंग कर रहे हो, उनकी रुचि का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी रुचि है या नहीं। अगर उनकी रुचि कम है तो आप अपने शिक्षण को, आप अपनी प्रस्तावना को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कई बार कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर बिल्कुल छोटी सी अगर आप उनको कोई कहानी बता देते हो तो उससे ना आपकी टीचिंग आकर्षित बन जाती है और बच्चे आपकी टीचिंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
आपके बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो अगली वीडियो में करवाऊंगी। एक एक करके सभी की पाठ योजना बनाकर मैं चैनल पर डालती रहूँगी। और अगर हिंदी वाले बच्चों को ये चीज़ सही लगी हो कि मैम चीज़ तो एक ही है, हम कर लेंगे खुद, तो ठीक है, वरना फिर मैं अलग से हिंदी के लिए अलग से भी बना दूँगी। बाकी ये जो मैंने समझाया ये एक ही चीज़ है सामाजिक विज्ञान वालों के लिए और हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप विषय में जो है ना हिंदी लिख सकते हो, और प्रकरण में आप नदी की जगह जैसे आप कबीरदास की या किसी भी राइटर्स के ऊपर बना रहे हो तो वो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो।